चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने इससे पहले हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की है। और आज जब हमारा अगला चैप्टर है व्यतिकरण, अध्याय 7 व्यतिकरण। चलिए देखिए, व्यतिकरण होता क्या है। व्यतिकरण के कुछ एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बात करूं कि व्यतिकरण क्या है, कैसे इसको हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में कैसे समझ सकते हैं, तो इसकी कुछ बेसिक घटनाएं, जैसे अगर कहीं सरफेस पर जहां पानी हो, जैसे आंगन में या किसी अन्य जगह पे जहां पानी हो और सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है, अगर वहां पे थोड़ा सा किसी प्रकार का ऑयल गिर जाता है, जैसे विशेषकर डीजल, तो आप देखते होंगे कि डीजल जब उस पानी में से फैलता होगा ना, तो वहाँ 7 रंग के आप लोग को दिखाई देंगे। या अगर हम लोग जो पेन इस्तेमाल करते हैं उस पेन की इंक गिर जाए, है ना, तो आपको ऐसा दिखाई देता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं बच्चों व्यतिकरण। अब इस पूरी घटना में होता क्या है, आइए ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहले आप व्यतिकरण की परिभाषा समझ लो। अगर कोई दो तरंगे हो, ठीक है, और ये दोनों तरंगे अगर एक माध्यम में जाकर के कहीं अध्यारोपित हो रही है, टकरा रही है, तो जब ये टकराती हैं तो उस माध्यम के जब किरणें टकरा जाएंगी ना, तो कई ऐसे बिंदु होते हैं जिन बिंदुओं पर हम ये देखते हैं कि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो गई है, और कई ऐसे बिंदु होते हैं जहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो गई। प्रकाश की तीव्रता का भाव मतलब प्रकाश की चमक, ठीक है। तो जब दो तरंगे किसी माध्यम में एक दूसरे से टकराती हैं, तो हम ये देखते हैं कि माध्यम के कई बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा चमकीली हो गई है और कई बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता एकदम न्यूनतम हो गई है, एकदम अंधेरा छा गया है। तो इस घटना को कहा जाता है व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? व्यतिकरण कहा जाता है। तो व्यतिकरण क्या होता है बच्चे? तो व्यतिकरण के लिए जब एक माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे आपस में एक बिंदु पर कहीं अध्यारोपित होती है, तो माध्यम के कई बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो अधिकतम हो जाती है और कई बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आई बात समझ में? व्यतिकरण की परिभाषा आपको इतनी ही लिखनी है कि जब एक ही आवृत्ति की दो तरंगे किसी एक माध्यम में अध्यारोपित होती हैं, टकराती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात उस माध्यम के कई बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है और कई बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, इस घटना को हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। अच्छा, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है समपोषी व्यतिकरण, एक होता है बच्चे समपोषी व्यतिकरण, और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण अभी आप लोग जो केवल सुन रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद इसको समझने भी लगेंगे। अभी आप इसको केवल सुनिए, जैसे ही हम लोग यंग के एक्सपेरिमेंट में घुसेंगे तुरंत हमको ये बात समझ में आने लगेगी कि समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण का भाव क्या है। अभी मैंने व्यतिकरण में आपसे कहा है कि कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो रही है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, और लगभग इतना कम हो जाता है प्रकाश का चमक, प्रकाश की तीव्रता, कि उस स्थान पर एकदम अंधेरा सा छा जाता है। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से व्यतिकरण की क्रिया होती है, और इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए व्यतिकरण दो टाइप का होता है। पहला होता है समपोषी व्यतिकरण, दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। अब समपोषी व्यतिकरण में क्या बात होती है? देखिए, समपोषी व्यतिकरण उस व्यतिकरण को कहा जाता है जब हमारी अध्यारोपण के पश्चात किसी माध्यम में उन बिंदुओं पर जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हुई है, वहां हुए व्यतिकरण को हम लोग कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। आई बात समझ में? अभी सेंटेंस में मैंने स्टेटमेंट में आपसे यही तो कहा है कि ऐसी घटनाएं जिनमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदु पर न्यूनतम होती है, जब प्रकाश एक ही आवृत्ति की होती है, एक ही माध्यम में कहीं टकराती है, तो जिन जगहों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर जो व्यतिकरण होता है उसे कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण उन व्यतिकरणों को कहा जाता है जहां माध्यम के बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता एकदम शून्य या लगभग एकदम अंधेरा सा छा जाता है, वहां हुए व्यतिकरण को हम लोग कह रहे हैं विनाशी व्यतिकरण। आई बात समझ? अब चलिए, इस विनाशी व्यतिकरण के लिए या समपोषी व्यतिकरण के लिए हम लोग देखते हैं कि जो परिणामी आयाम है या परिणामी तरंगदैर्घ्य, सॉरी क्या नाम उसका, परिणामी आयाम का जो समीकरण है, उनके लिए किस हिसाब से दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं उनका समीकरण देखते हैं। तो इसके लिए देखिए, दो समीकरण यहां से हम लोग डेरिवेट करेंगे कि व्यतिकरण करने वाली जो दो तरंगे होती हैं उन दो तरंगों का परिणामी आयाम कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, वैसे
बेसिक तौर पे जो तरंग होता है उनका विस्थापन का जो समीकरण होता है वो होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी प्लस के एक्स, ठीक, या के एक्स प्लस ओमेगा इंटू टी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, माइनस के एक्स, ठीक। चलो ये विस्थापन का समीकरण है जहां ये पूरी साइन की कला है और ये ए जो है बच्चे ये पूरी क्या है, साइन की कला है। कला का मतलब वही जो आपको मैंने 10वें चैप्टर सॉरी 11वें चैप्टर में बताया वही कला, ठीक है। एंड ए का मतलब बच्चे आयाम है और वही आयाम वही जो मैंने उधर बताया, और यहाँ y जो होता है ये विस्थापन होता है। आई बात समझ में, ठीक। तो ये सारी समीकरण का पैटर्न भाव वही है जो वहां पे पढ़ाया गया है, लेकिन ये तरंग समीकरण के लिए, मतलब ये जो इक्वेशन देख रहे हो किसके लिए है, तरंग के विस्थापन के लिए। चलिए अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो तरंगे हैं, ठीक है, और दोनों तरंगे की आवृत्ति सेम है और ये दोनों तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो रही हैं और अध्यारोपण के पश्चात ये कुछ बिंदुओं पर अधिकतम करेंगी प्रकाश की तीव्रता को, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम करेंगी। तो हम परिणामी रूप से इनका आयाम क्या होगा वही देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, मान लिया हमारे पास दो तरंगे हैं, देखो मान लिया पहला तरंग है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के। जो दो तरंगे किसी माध्यम में अध्यारोपित हो रही हैं जिसकी वजह से व्यतिकरण की क्रिया हो रही है, उनमें से ये पहले तरंग का विस्थापन समीकरण है। y1 उसका विस्थापन है, a1 उसका आयाम है और ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स उसकी कला है। आई बात समझ में। उसके बाद मान लिया दूसरा समीकरण उसके लिए y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस जहां फाई कालांतर है बच्चे, अगर दो तरंगे एक दूसरे के समांतर चलेंगी कहीं टकरा नहीं सकती है वो, और अगर टकराएंगी नहीं तो उससे व्यतिकरण की क्रिया नहीं होगी। दो किरणें समांतर चल रही टकरा सकती है क्या? नहीं टकरा सकती है। तो अगर दो किरणें समांतर चल रही हैं तो उनका टकराव नहीं होगा, और जब वो टकराएंगी नहीं तो इस परिस्थिति में वो व्यतिकरण की क्रिया नहीं करेंगी। व्यतिकरण की क्रिया के लिए आवश्यक है दो तरंगों का आपस में टकराव, और टकराएंगी तब जब दोनों की कलाओं में कुछ डिफरेंट रहे, दोनों की कलाओं में कुछ अंतर है। जैसे देखो ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स पहले तरंग का कला है, दूसरी की कला में ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स में प्लस समथिंग ऐड है। इसका मतलब दोनों की कलाओं में फाई का अंतर है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब दोनों तरंगों की कलाओं का अंतर कितना है? फाई। चलिए यहाँ A1 A2 समझ पाए हो क्या है? A1 पहली तरंग का आयाम है, A2 क्या है? दूसरी तरंग का आयाम है। आई बात समझ में। कलांतर कितना आ गया? फाई। कलाओं का अंतर कितना आ गया यहाँ पे? फाई आ गया कलांतर। आई बात समझ में। चलो अब ये दो किरणें माध्यम के किसी बिंदु पर क्या कर रही है? टकरा रही है। अच्छा अगर ये टकरा रही तो इस परिस्थिति में इनका टकराव के बाद कुल आयाम कितना होगा? देखिए परिणामी आयाम थोड़ा निकाल लेते, परिणामी विस्थापन निकाल लेते पहले। देखो परिणामी विस्थापन, तरंगों में एक अध्यारोपण का सिद्धांत चलता है, तो उस अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत में आप लोग जो दो तरंगों का विस्थापन लिए हो y1 y2 उसी का योग करके परिणामी विस्थापन दिया जाता है। तो ये हो जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन y इज इक्वल टू दोनों विस्थापनों का योग। आई बात समझ में? ठीक है। y1 प्लस सबका मान रख दो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझिए। y इज इक्वल टू y1 की जगह पे a1 साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ये है
अध्यारोपण के सिद्धांत का बहुत मोटा मतलब है कि दो तरंगे हैं, उनका विस्थापन y1 y2 है, दोनों आपस में किसी बिंदु पर टकराई, तो जिस बिंदु पर टकरा रही है उसी बिंदु पर कुल विस्थापन कितना है दोनों के योग से निकाल ले, वही अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो y इज इक्वल, यहाँ ध्यान से देखिए, इस पूरे टर्म को आप मान लो कैपिटल A और इस फाई को मान लो कैपिटल B, तो साइन A प्लस B का माहौल दिखेगा। और अब साइन A प्लस B का अगर माहौल दिख रहा है तो लगा दो साइन A प्लस B, तो साइन ओमेगा इंटू टी माइनस KX A2 के बाद बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ और यहाँ देखो साइन A प्लस B लगा दो, तो साइन A कॉस B हो जाएगा, साइन A की जगह ओमेगा इंटू टी माइनस KX इंटू कॉस B की जगह फाई, कोई दिक्कत? फिर प्लस कॉस A की जगह ओमेगा इंटू टी माइनस KX इंटू साइन B, कोई दिक्कत? हो गया ना? A2 का ब्रैकेट के अंदर हम गुणा करा दो, जो y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस A2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, A2 साइन ओमेगा टी माइनस KX इंटू कॉस फाई प्लस A2 का इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा, A2 कॉस ओमेगा टी माइनस KX इंटू साइन, कोई दिक्कत? अब देखो बाबू यहाँ ध्यान से समझिए, आपको दिख रहा है कि इसमें कुछ कॉमन है, देखो ये टर्म यहाँ भी है वहां भी, दोनों में कॉमन है कि नहीं? कॉमन निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस KX कॉमन कर दिए, A प्लस यहाँ बचेगा A1 प्लस A2 कॉस, यही बचेगा, प्लस A2 कॉस ओमेगा टी माइनस KX इंटू साइन फाई, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? ठीक है। अब उसके बाद बाबू यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम परिणामी विस्थापन का समीकरण निकाला है, और समीकरण का पैटर्न देखने में ऐसा लगना चाहिए। समीकरण में अगर विस्थापन के लिए इक्वेशन निकालोगे तो विस्थापन का इक्वेशन देखने में तुमको ऐसा दिखाई देना चाहिए, y1 होना चाहिए, y या विस्थापन की जगह कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, फिर आपके आयाम होना चाहिए, आयाम में साइन का मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ से कुछ ऐसा ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टर्म ऐड हो रहे हैं, वहां टर्म कोई ऐड हो रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये है आपको इस समीकरण को ऐसे रूप में ढालना है, तो ढालने के लिए थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। आइए बदलाव कर देंगे थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ मान लेते हैं कि माना A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर R कॉस थीटा, ऐसा हम मान लेते हैं। अभी आपको बहुत आराम से समझ में आएगा कि सर इसके पीछे क्या कारण है कि आप यही मान रहे हैं, उसको कुछ और क्यों नहीं मान सकते, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। देखो समीकरण नंबर 1 कर लो, कोई दिक्कत? यहाँ A2 साइन फाई दिख रहा है, दिख रहा है? A2 साइन फाई बराबर R साइन, समीकरण ऐसा इक्वेशन आप मान लो, ठीक है? जहां R तथा थीटा नियतांक है, अभी वो नियतांक निकल करके आ भी जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दो, अभी नियतांक क्या है वो निकल करके हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, अब इस समीकरणों को उठा करके यहाँ रखो, अतः देखते रहना, फ्रेम से बाहर जाऊंगा तो बताना। अतः y इज इक्वल टू, देखो यहाँ देखो मेरे बच्चे, साइन ओमेगा टी माइनस KX, और इस पूरे बड़े वाले ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? गुणे R cos थीटा, किसी को कोई दिक्कत? फिर प्लस का सिंबल है, प्लस लगाऊं, A2 साइन फाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? R साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस, कोई दिक्कत? इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? R, क्या नजर आ रहा है? R कॉमन कर लो, फ्रेम में देखते रहना।
आर कॉमन किया तो बच गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स बचा। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देना, इस टर्म को अगर मैं ए घोषित कर दूं, इसको बी कह दूं, तो अब थोड़ा सा इसको पढ़ो। साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, क्या साइन ए प्लस बी नहीं बन गया? तो इसको साइन ए प्लस बी की जगह पे रख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू ध्यान देंगे। यहां देखो y इज इक्वल टू r इंटू आर, तो ब्रैकेट के बाहर है तो इसका कोई लेन देन नहीं। r साइन a प्लस कॉस b बना के साइन a प्लस b बना के नहीं बना, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b, और a की जगह क्या है? ओमेगा इंटू टी माइनस के एंड प्लस b की जगह क्या है? कॉस थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो भाई, अब इस समीकरण को देखो तो क्या देखने में इस तरीके से लग रहा है? देखो विस्थापन है, आयाम है, फिर साइन की कला है। सिंपल सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? ये परिणामी विस्थापन का समीकरण है बच्चों। ये किसका समीकरण है? परिणामी विस्थापन का समीकरण है। एक बार बता दो मैं परिणामी विस्थापन का ये समीकरण है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये इतनी चीज समझ में आई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कारण है कि सर जी ने आपने साइन और कॉस ही माना था यहाँ पे, ताकि बबुआ आपका समीकरण इस पैटर्न पे ढले। आप साइन कॉस के अलावा कुछ और मानते तो क्या आपका ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी बन पाता? नहीं बन पाता। तो उसी को मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए यहाँ कांस्टेंट को ऐसा माना गया। ठीक है, अच्छा अब आर समझ में आ रहा है क्या है? किसके जगह पे है आर? आयाम की जगह। जहां आर, यहाँ समझ में आ गया कि आर क्या है? जहां आर परिणामी आयाम है। परिणामी क्या है? आयाम है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो अब उसके बाद समीकरण एक और दो दिन। परिणामी आयाम का समीकरण ये हो गया, समीकरण एक और दो दिन। समीकरण एक का वर्ग करो और समीकरण दो में जोड़ दो। समीकरण एक का स्क्वायर प्लस समीकरण एक का वर्ग करो, समीकरण दो के वर्ग में ऐड कर दो। चलो यही तो है समीकरण एक। मैं यहाँ वर्ग कर रहा हूँ मेरे बच्चे। a1 प्लस a2 cos फाई का प्लस इसका वर्ग, एक पक्ष का वर्ग एक पक्ष के साथ जुड़ेगा, तो इसका वर्ग करो a2 sin फाई का। कोई दिक्कत? बराबर इन दोनों का वर्ग करके ऐड करो, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यह a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खुल गया एंड प्लस इसको वर्ग करो, a2 का स्क्वायर sin स्क्वायर फाई बराबर क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बचेगा कि नहीं बचेगा? उसका मान कितना होता है? एक होता है। और एक एक चीज यहाँ थोड़ा सा अरेंज करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को देखो, दिख रहा है दोनों में क्या कॉमन है? a2 का स्क्वायर तो a1 का स्क्वायर प्लस मैं इन दोनों को कॉमन करके एक साथ लिख रहा हूँ, a2 का स्क्वायर क्या बचेगा? cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर। कोई दिक्कत? और क्या बचेगा इधर? प्लस 2a1 a2 cos। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है, बराबर इसका मान कितना होता है? क्या आ जाएगा? कोई समस्या नहीं। यहाँ भी किसका मान कितना हो जाएगा? हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके तो ये तो आएगा जी 1 का एंड प्लस 2a1 a2 cos फाई बराबर स्क्वायर। आई बात समझ में? अब यहाँ से आप परिणामी आयाम पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? परिणामी आयाम। या इसी को थोड़ा सा भौकाली रूप में लिख दोगे तो r बराबर अंडर रूट कैसा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos। अब ये वो समीकरण है जिस समीकरण से हम लोग जैसे अगर कोई दो तरंगे हैं और उन दो तरंगों का आयाम फला फला कुछ दे दिया जाए और ये कहा जाए कि ये जो दोनों तरंगे हैं ये तरंगे इतने डिग्री के कला पर इतने डिग्री के कलांतर पर दोनों जा रहे हैं, तो बताओ जब ये अध्यारोपित करेंगी या व्यतिकरण करेंगी तो उनका परिणामी आयाम कितना होगा? तो यहाँ से आप परिणामी आयाम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो प्रकाश की तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता को I से इंडिकेट किया जाता है, I से प्रतीक उसका दिया जाता है। प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। पहले तरंग की आयाम कितनी है? a1, मान लिया उसकी तीव्रता I1 है, ठीक है। तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के हिसाब से I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 का स्क्वायर। प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। तो हो गया, जानते हैं इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा बराबर k इंटू a1 का स्क्वायर, जहां k कांस्टेंट। इसी प्रकार अगर I2 बराबर लिखूं तो k इंटू a2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक। तथा R बराबर, R भी तो आयाम ही है, R भी तो क्या है? आयाम है। तो इसकी जगह परिणामी k इंटू I बराबर k इंटू R का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, अतः अब ध्यान से समझोगे बच्चों, इस r की जगह पे यहां से निकाल के रखोगे क्या है? अंडर रूट I बटे r स्क्वायर का मान निकालो ना वहां से, तो k नीचे चला जाएगा तो r स्क्वायर बराबर I बटे k आएगा। लेकिन यहाँ तो r है ना, मैं उस समीकरण को लेकर के नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है तुम लोगों ने मैंने यहाँ r स्क्वायर का मान रखाया हो। हाँ तो चलो अच्छा वही रखना। इस वाले समीकरण से चलो, देखो इस वाले समीकरण से चलो, ये वाला समीकरण चाहे इससे चलो उससे चलो, समीकरण एक का मिलेगा। r स्क्वायर का मान यहाँ से कितना आएगा? I बटे बराबर, उसके बाद a1 का स्क्वायर यहाँ से निकालोगे I1 बटे k, I1 बटे k प्लस a2 है, a2 की जगह I2 बटे k हो जाएगा। फिर प्लस है 2, a1 की जगह अंडर रूट I1 बटा। अब यहाँ से a1 का मान निकालोगे तो यही आएगा, a2 का मान निकालोगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट I2 बटे इंटू, कोई दिक्कत? I बटे k बराबर, देखो ध्यान समझो, I1 बटे k प्लस I2 बटे k एंड प्लस 2 अंडर रूट का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर I1 इंटू, लेकिन नीचे k आ जाएगा, है ना, इंटू cos फाइव। इस नीचे का पूरा के कॉमन लेकर के इस के से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos। बात समझ में आ गई? तो ये परिणामी आयाम निकालने का फॉर्मूला है, परिणामी आयाम के लिए फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला परिणामी तीव्रता के लिए, किसके लिए बच्चों? परिणामी तीव्रता के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये अगर दो तरंगे हैं आपस में व्यतिकरण कर रही हैं, तो व्यतिकरण करने के बाद जिन दो तरंगों ने व्यतिकरण किया है उनका परिणामी आयाम कितना है, उनकी परिणामी तीव्रता कितनी है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। आई बात समझ में? यहाँ फाई याद रखना बच्चों, कलांतर है। फाई क्या है? कलांतर है। बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा अभी तो ये तो पूरे
पूरे प्रकार के व्यतिकरणों के लिए, समपोषी हो विनाशी हो, सभी प्रकार के व्यतिकरणों के लिए। चलिए अब इसके बाद समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या कहानी होती है, विनाशी के लिए क्या कहानी होती है, आइए देखिए। समपोषी व्यतिकरण में मैंने क्या बताया, प्रकाश की जो तीव्रता वो अधिकतम होना, और मैंने कई बार ये बता रखा आप लोगों को कि हे भैया ना बोलो, मैंने कई बार आप लोगों को ये बता रखा है कि अगर किसी फॉर्मूले में साइन या कॉस आ जाता है, किसी फॉर्मूले में क्या आ जाए साइन या कॉस, तो ये फॉर्मूला जिसकी भी बराबर होता है उस राशि का अधिकतम या न्यूनतम होना साइन या कॉस के कोणांक पर निर्भर करता है। दोनों फॉर्मूलों में कॉस फाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी चाहे मैं आर के बारे में बात करूं चाहे मैं आई के बारे में बात करूं, आर या आई अधिकतम कब होंगे, जब कॉस फाई का मान अधिकतम होगा। आर या आई न्यूनतम कब होंगे, जब कॉस फाई का मान न्यूनतम होगा। और आई का मान अधिकतम अगर हो गया है कहीं तो वहां कौन सा व्यतिकरण, समपोषी। आई का मान कहीं न्यूनतम हो गया तो वहां पे अच्छा, जहां आई अधिकतम होगा वहां आर भी जो है अधिकतम हो जाएगा। आई बात समझ रहे, क्योंकि आई और आर का जो रिलेशन होता है यानी तीव्रता और आयाम का रिलेशन समानुपात का होता है। तो जहां आई बढ़ेगा वहां आर भी बढ़ेगा, यानी ए भी बढ़ेगा। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा, अब हम बात करते हैं समपोषी व्यतिकरण की। समपोषी व्यतिकरण की, समपोषी व्यतिकरण वहां होता है जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तब होगी जब कॉस का मान अपना अधिकतम मान देगा, और कॉस फाई का अधिकतम मान कितना हो सकता है, +1 हो सकता है। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए कॉस फाई का मान हमेशा +1 होगा। आई बात समझ में। एंड अब हमें ये पता करना है कि ये कॉस फाई, ये फाई किन किन मानों पर, यानी फाई का मान क्या क्या हो कि कॉस फाई अपने मान को +1 रखे। तो मेरे बच्चे याद रखना, फाई इज इक्वल टू 2m पाई, 2m पाई। यहाँ m बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते जाओगे, तुमको यहाँ फाई का जो मान मिलेगा हर इस मान से मेरे बच्चे तुमको कॉस फाई का मान +1 मिलेगा। आई बात समझ में। यानी अगर यहाँ m बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अगर तुम यहाँ पे मान रखोगे तो देखो फाई का मान क्या मिलेगा, फाई के 1 रखोगे तो कितना मिलेगा 2 पाई, अगर 2 रखे तो 4 पाई, और फिर रखे तो 6, ऐसे तुमको मिलता है। तो यानी समपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का मान कितना होना चाहिए, या तो 2 पाई होना चाहिए, या तो 4 पाई होना चाहिए, या तो 6 पाई होना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। और आगे कितने मान मिल सकते हैं, बहुत मान मिल सकते हैं, और जितना मान चाहिए आप 2m पाई पे रख करके फॉलो कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो समपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब कॉस अपना मान अधिकतम करेगा, क्योंकि जब कॉस अपना मान अधिकतम करेगा तो उसकी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, और अगर उसकी तीव्रता अधिकतम हो गई है तो इसका मतलब वहां पे समपोषी व्यतिकरण हो गया, और आई का मैक्सिमम मान कॉस फाई का मान 1 होने पर मिलेगा। बात समझ में। और किन किन कोणों पर कॉस का मान अधिकतम होगा, +1 होगा, तो ये कोण है। बात समझ में आ गई। अच्छा और जरा देखिए विनाशी व्यतिकरण के, विनाशी व्यतिकरण के, विनाशी व्यतिकरण का मतलब जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता एकदम न्यूनतम यानी 0 हो जाना, तो एकदम न्यूनतम कॉस का मान कितना होगा, -1। तो इसका मतलब विनाशी व्यतिकरण तब प्राप्त होगा जब ये कॉस अपना मान सबसे मिनिमम कर देगा, सबसे डाउन कर देगा, तब आई का मान सबसे मिनिमम होगा। और आई का मान जहां मिनिमम हुआ वहां कौन सा व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो इसका मतलब कॉस फाई का मान कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। किन किन कोणों पर कॉस अपना मान -1 देता है और चेक कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे फाई इज इक्वल टू 2m माइनस इंटू पाई, यही है। ठीक है। तो अब जरा देखो, अब यहाँ पे अगर आप m बराबर 1 2 3 डॉट 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 ऐसे रखते हुए चले जाएंगे तो आपको विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई का मान मिल जाएगा। इसका मतलब जरा चेक करो यहाँ पे,
अगर तुमने फाई बराबर यहाँ पे 1 रखा m के स्थान पे, तो यहाँ कितना आएगा मेरे बच्चे? पाई आएगा। और यहाँ पे अगर 2 रखा तो 3 पाई आएगा, 3 रखा तो 1, इसे डॉट डॉट डॉट। आई बात समझ में? तो समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर इतना होना चाहिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए कलाओं का अंतर इतना होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कलांतर पर इन्हीं कलांतरों पर समपोषी और व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग हमारा कला संबंध स्रोत। बड़ा कम पूछता, बहुत कला संबद्ध स्रोत। प्रकाश के ऐसे स्रोत जो व्यतिकरण करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर ये समय के साथ बदलते नहीं है, नियत रहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? कला संबद्ध स्रोत कहेंगे। तो छोटी सी इसकी परिभाषा थी कला संबद्ध स्रोत की, कि ऐसे स्रोत जो समय के साथ बदलते नहीं, परिवर्तित नहीं होते, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, इसके बाद अब है कि प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है उसकी प्रतिलिपि के लिए आवश्यक शर्त। व्यतिकरण के लिए आवश्यक व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त कि व्यतिकरण की प्रक्रिया कैसे होगी, उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वही शर्त हमें बताना है। हेलो, चार्ज है ना फोन? अरे यार ये तो देखिए, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि व्यतिकरण का प्रतिपालित क्या है? प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण, ये हेडिंग का नाम है। और इसका पूरा मोटा मोटा मतलब यही है कि प्रकाश का व्यतिकरण अगर हम पर्दे पर उतारने लगेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण जो घटना घटती है उसको अगर हम पर्दे पर प्राप्त करना चाहेंगे, तो उसके लिए किन किन बातों को ख्याल में रखना, ध्यान में रखना, उसी पर बात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हेडिंग है, बुक में जो हेडिंग है वो यही है, प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण। इसका मतलब ये है कि व्यतिकरण के लिए किन किन शर्तों की जरूरत है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहली और जरूरी बात यही है बच्चे कि व्यतिकरण के लिए, इसके लिए व्यतिकरण के लिए जिन दो तरंगों का प्रयोग किया जा रहा, उन तरंगों का तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति ये बराबर होनी चाहिए। आई बात समझ में? कि जैसे जो तरंगे हैं जो, और ये दोनों तरंगे जा रही हैं आपस में अध्यारोपित होने, टकराने, जिससे व्यतिकरण होने वाला है। तो बच्चों याद रखना है कि तभी होंगी जब दोनों की आवृत्ति लगभग सेम रहे, बराबर रहे। आई बात समझ में? तरंगदैर्घ्य बराबर रहेंगे। सेकंड, उनका आयाम लगभग थोड़ा सा बराबर होना चाहिए, थोड़ा बहुत गैप चलेगा पर आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। लगभग की मैं बात कर रहा हूं। अगली शर्त में ध्यान रखना है कि जिन स्रोतों से प्रकाश निकल रहा है, जो दो तरंगे हैं जिनसे व्यतिकरण होना है, उनकी कलाओं का अंतर नियत होना चाहिए। यानी कलांतर कैसा रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कलाओं का अंतर बार बार बिगड़े। आई बात समझ में? क्योंकि अगर कलाओं का अंतर बार बार बिगड़ेगा ना, तो इससे तीव्रताएं भी बार बार इफेक्टिव आएंगी, प्रभावित होंगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि प्रकाश जहां से निकल रहा वो अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए, बहुत महीन पतला होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है।
तो प्रकाश दो तरंग भाई इधर प्रकाश स्रोत निकल रहा है, रख प्रकाश अगर कहीं से निकल रहा है और ये जहां से प्रकाश निकल रहा है वो जाकर के आगे अध्यारोपित करेंगे, तो ये जो प्रकाश निकल रहा है जिस जगह से निकल रहा है वो छिद्र बहुत संकीर्ण होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए। और उसके बाद कि अगला ये है कि जिन दो स्रोतों से तरंगे निकल रही हैं इन स्रोतों के बीच की गैपिंग बहुत कम होनी चाहिए। बात समझ रहे? तो कुल मिलाकर के अगर आप प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक शर्त कुल यही 5 है। बस समझ में, ठीक है, कि जिस दो तरंगों के द्वारा हमारा व्यतिकरण होगा, एक तरंग कभी व्यतिकरण नहीं कर सकती, कम से कम 2 तरंगे चाहिए, तो उन दोनों तरंगों की आवृत्ति, आयाम और तरंग दर बराबर हो, ये तो कंपलसरी बराबर होनी चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। और उन दोनों तरंगों के बीच का कलाओं का जो अंतर है यानी फाई वो फिक्स रहना चाहिए, बार बार नहीं बदलना चाहिए। एंड जिन स्रोतों से प्रकाश निकल के बाहर आ रहा है वो स्रोत बहुत महीन होना चाहिए, बहुत छिद्र की तरह होना चाहिए। और जिन दो स्रोतों से प्रकाश बाहर निकल रहा है उन दो स्रोतों के बीच की गैपिंग बहुत कम होनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक, तो इस तरीके से हम प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण प्राप्त कर ले जाएंगे। इसके बाद मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग का प्रयोग या द्विक रेखा छिद्र संबंधी यंग का प्रयोग, जिसको डबल स्लिट या द्विझिर्री इत्यादि नामों से जाना जाता है। पर देखिए ध्यान से सुनिए, द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग या यंग का प्रयोग। देखिए द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग या यंग के प्रयोग में क्या बात है, कैसे है, आइए समझ लेते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक है यंग, इन्होंने प्रकाश का ये जो व्यतिकरण है इसको पर्दे पर उतारना चाहा। क्या करना चाहा? पर्दे पर उतारने के लिए उन्होंने एक छोटा सा सेटअप किया। उन्होंने 3 ठो पर्दा लिया। उन्होंने क्या किया बच्चे? 3 पर्दा लिया, और जिस हिसाब से मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं उसी हिसाब से इन्होंने पर्दे को रखा। ऐसे 3 पर्दे लिए गए, ठीक है, ऐसे क्या किया गया? 3 पर्दा लिया। देखिए ऐसे पर्दे लिए गए, और इन पर्दों में जो मैं खाली गैपिंग छोड़ रहा हूँ उसका मतलब आप समझेंगे। देखो इस पर्दे का नाम था L, M और N, 3 पर्दे लिए गए। पहले पर्दे में 2 रेखा छिद्र था, S1 और S2। पहले पर्दे में 2 रेखा छिद्र था, S1 और S2। अच्छा उल्टा बना दिया, अच्छा हाँ। L, M, N। पहले पर्दे में एक रेखा छिद्र, रेखा छिद्र का मतलब बहुत बारीक सा एक सुराख, आई बात समझ में? तो एक रेखा छिद्र लिया S1 और इसके ठीक सामने एक पर्दा लिया, इस पर्दे पर एक रेखा छिद्र रखा S, और इसके ठीक सामने दूसरा पर्दा रखा जिसमें 2 रेखा छिद्र थी, S1 और S1 और S2 की जो दूरी S से थी वो बराबर थी, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। आई बात समझ में? और मेरे बच्चे लेकिन ये S1 और S2 को S के सीध में ना रख करके इसके थोड़ा सा ऊपर और नीचे रखते हैं। आई बात समझ में? और लास्ट में एक ले जा करके उन्होंने पर्दा रखा जिस पर्दे पर व्यतिकरण को प्राप्त करना था, ऐसे रखा। अब इसमें सामान्यतः हो क्या रहा था कि यहाँ से एक वर्णी प्रकाश निकल रहा था,
क्या किया जा रहा था? एक वर्णी प्रकाश भेजा जा रहा था। और एक बहुत बारीक सा छिद्र जो होता है वो लगभग बिंदु के नुमा काम करता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई प्रकाशिक स्रोत बिंदुवत हो, प्रकाशिक स्रोत कैसा हो? बिंदुवत हो, तो उससे निकलने वाले तरंगाग्र गोलीय होते हैं। कैसा तरंगाग्र निकलता है? गोलीय तरंगाग्र निकलता है। अब देखो बच्चे, यहाँ से एक वर्णी प्रकाश भेजा गया। अच्छा, ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चल रही है, रेखीय चल रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा? समतल होगा। तो ये एक समतल तरंगाग्र ऐसा गया। और जब समतल तरंगाग्र इस रेखा छिद्र यस पर पड़ा तो ये तरंगाग्र जो है इस बिंदु से जब आगे निकलने लगा तो ये जो रेखा छिद्र यस है ये एक बिंदु की तरह है और बिंदु लगभग गोल होते हैं, बिंदु लगभग, और यानी यहाँ प्रकाश जो निकल रहा है वो इसी स्रोत से तो निकल रहा है, यानी प्रकाशिक स्रोत यहाँ कैसा है? गोलीय। अगर मेरे बच्चे प्रकाशिक स्रोत गोलीय होता है तो तरंगाग्र कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है। तो यहाँ से एक गोलीय तरंगाग्र निकलेगा। क्या निकलेगा? गोलीय तरंगाग्र निकलेगा। मैं जैसे फिगर ड्रा करता हूं, ऐसे गोलीय तरंगाग्र निकलते हैं। एंड इस गोलीय तरंगाग्र में, अच्छा आपको पता है कि तरंगे जो होती है ये श्रृंग और गर्तों के रूप में चलती है। जो तरंग होती है कैसे चलती है? श्रृंग और गर्त के रूप में। सारी तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में नहीं चलती, केवल अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। तो प्रकाश से तो उसकी जो प्रकृति है वो श्रृंग और गर्त के रूप में ही होनी है चलने के लिए। श्रृंग और गर्त का मतलब समझ रहे हो? ऐसे उभरा हुआ, ऐसे दबा हुआ। आई बात समझ लो? ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ जो डायरेक्ट लाइनें खींची गई हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे देखो, जो डॉटेड लाइनें हैं उन्हें स्ट्रिंग बोला गया कि उन्हें गर्त बोला गया? बुक देना है। अविच्छिन्न स्ट्रिंग को और विच्छिन्न गर्त, माने डॉटेड। देखो, जो लाइनें डॉटेड है वो गर्त को रिपीट कर रही है, मतलब गर्त को बता रही है। किसको बता रही है बच्चों? और जो डायरेक्ट लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? श्रृंग को रिप्रेजेंट कर रही है। आई बात समझ में? गर्त माने दबा हुआ हिस्सा और श्रृंग मतलब उभरा हुआ हिस्सा। चलो, तो यहाँ से ऐसे ये स्फेरिकल तरंगाग्र निकलने लगता है। अब ये स्फेरिकल तरंगाग्र यहाँ से निकल करके कहाँ पहुंचेगा बच्चों? S1 और S2 पर। कहाँ पहुंचेगा? बहुत ध्यान दीजिएगा, S1 और S2 भी तो रेखा छिद्र ही है बच्चे। तो क्या वहां से जो आगे तरंगाग्र निकलेगा वो गोलीय नहीं होगा? क्यों गोलीय होगा? क्योंकि वो जो रेखा छिद्र S1 और S2 है वो एक बिंदु की तरह ट्रीट कर रहा है। किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? तो बाबू बिंदु की तरह ट्रीट कर रहा है, तो बिंदु एक गोले की नुमा होता है। हाँ, अच्छा, वहां से जब प्रकाश आगे निकलेगा तो ये मतलब आगे के लिए प्रकाशिक स्रोत तो यही है, यहीं से तो निकलेगा। आई बात समझ में? तो ये स्रोत जब गोलीय है तो यहाँ से जो तरंगाग्र निकलेगा वो कैसा निकलेगा? गोलीय निकलेगा। इसका मतलब यहाँ से फिर गोलीय तरंगाग्र निकलेगा और दोनों से निकलेंगे। तो अब यहाँ से मेरे बच्चे S1 और S2 से गोलीय तरंगाग्र निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? गोलीय तरंगाग्र निकलने लगते हैं। अब गोलीय तरंगाग्र जब निकलेगा तो S1 से भी निकलेगा, S2 से भी निकलेगा, यानी S1 में भी श्रृंग और गर्त पाए जाएंगे, S2 में भी श्रृंग और गर्त पाया जाएगा। तो ये मेरे बच्चे, इसे जो आप देख रहे हैं ये श्रृंग है, जो डॉटेड लाइनों से खींचूंगा वो गर्त। अब देखो ध्यान से समझना, तो ये श्रृंग और गर्त इस हिसाब से निकलना शुरू करते हैं। और जब ये मीडियम में आगे फैलने लगते हैं मेरे बच्चे, तो श्रृंग कहीं श्रृंग को काट देता है, गर्त कहीं गर्त को काट देता है, और इस हिसाब से जाकर के हमको पर्दे पर एक व्यतिकरण की फ्रिंजें बनती है। अब ये फ्रिंज क्या है समझेंगे इसको, पहले इसका चित्र को आप समझिए। तो ये मेरे बच्चे ये है श्रृंग, ये क्या है? श्रृंग। और ये इसका श्रृंग है, दूसरे वाले का क्या है? सॉरी गर्त। और ये इसका श्रृंग, ये इसका श्रृंग, ये इसका गर्त, ये इसका गर्त, फिर ये इसका श्रृंग, फिर ये इसका गर्त, ये इसका, ये इसका। अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो बड़े गौर से देखो, यहां का श्रृंग जब यहां के श्रृंग को काटता है,
या यहाँ का गर्त जब यहाँ के गर्त को काटता है तो एक्चुअल में आयाम बढ़ते हैं। जब श्रृंग श्रृंग को काटेगा या गर्त गर्त को काटेगा तो आयाम बढ़ जाता है। कैसे? देखो, एक तरंग का ये है मेरे बच्चे श्रृंग, और यही में एक श्रृंग और मिल गया तो ये बढ़ नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा आयाम उसका। और यही चीज तो आयाम होती है। कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जब मेरे बच्चे गर्त से गर्त मिला तो ये गर्त उतना था, पहले एक और गर्त मिल गया। देखो गर्त का आयाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और आयाम बढ़ने का मतलब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब ध्यान से समझो। देखो, ये एक डॉटेड दूसरे के डॉटेड को काट रही है, यानी एक गर्त दूसरे के गर्त को काट रही है। देखो, यहाँ एक श्रृंग को काट रहा है, यहाँ एक गर्त गर्त को काट रही है, श्रृंग श्रृंग को काट रहा है, गर्त। तो जहां जहां श्रृंग श्रृंग को काटती है, गर्त गर्त को काटती है, वहां पे मेरे बच्चे आयाम बढ़ जाता है। आयाम बढ़ जाता है। अरे भैया, पहले श्रृंग यतने रहा, यतने श्रृंग था, इतने गर्त था, एक और श्रृंग आकर के इसी में ऐड हो गया तो ये हाइट ऊंची नहीं हो गई? और वही हाइट तो आयाम कहलाती है। जब ये गर्त इतना था, एक और गर्त इसी में शामिल हो गया तो वो हाइट और नहीं बढ़ गई, तो आयाम बढ़ गया। यही आयाम होता है, यही जो बीच की ऊंचाई दिख रहे हो, इसका मतलब आयाम बढ़ गया। और मैंने साफ साफ भी बताया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। आयाम बढ़ा तो तुरंत तीव्रता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और तीव्रता बढ़ी तो ये जब आपस में काटते हुए जा करके पर्दे पर मिलेंगे तो वहां कौन से प्रकार का फ्रिंज बनाएंगे? यहाँ पे एक ब्राइट, बहुत चमकीली एक पट्टी दिखाई देगी। बात समझ में? अब उसके बाद देखो मेरे बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ एक डॉटेड एक डायरेक्ट को काट रही है, डॉटेड 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 डॉटेड। अब ये जा करके जब फ्रिंज पर्दे पर पहुंचती है, अब देखो ध्यान से देखो, देखो ये एक श्रृंग है, ये क्या है? एक श्रृंग है, और ये एक गर्त है। अब जहां श्रृंग ने गर्त को काट दिया, जहां श्रृंग ने गर्त को, और मैंने बताया है कि आयाम दोनों की आवृत्ति, दोनों की तरंगदैर्घ्य दोनों के सेम होने चाहिए। तो मेरे बच्चे, हाई आयाम अगर प्लस ए है तो हाई आयाम माइनस ए है भैया, और दोनों एक के जगह पे काट दिए तो प्लस ए माइनस ए बराबर आयाम कितना हो गया? जीरो। यानी जहां श्रृंग ने गर्त को काटा या गर्त ने श्रृंग को काटा है, उस जगह का आयाम फाइनली कितना हो गया? वो पर्दे पर पहुंचेंगे तो वहां अंधेरा छाएगा कि नहीं छाएगा? यानी वहां एक डार्क पट्टी बनेगी। क्या बनेगी? डार्क पट्टी बनेगी। अब यहाँ देखते हैं मेरे बच्चे, यहाँ एक श्रृंग ने एक गर्त को, श्रृंग ने गर्त को, श्रृंग ने गर्त को, श्रृंग ने गर्त को, श्रृंग ने गर्त ने। अब ये जाकर के पर्दे पर जब मिलेगा, यहाँ पे फिर डार्क पट्टी। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे श्रृंग ने श्रृंग को, गर्त ने गर्त को, श्रृंग ने गर्त, सही तो है, ये डॉटेड डायरेक्ट लग रहा है ना, और ये श्रृंग ने श्रृंग। तो मेरे बच्चे, ये जब पर्दे पर पहुंचेंगी तो ये फिर किस रंग का पट्टी बनाएंगी? ब्राइट रंग का पट्टी बनाएंगी। यहाँ एक फिर कौन सी पट्टी बनेगी? ब्राइट रंग की पट्टी बनेगी। आई बात समझ में? और फिर यहाँ देखो, एक श्रृंग ने एक गर्त को, एक श्रृंग ने एक गर्त को, श्रृंग ने गर्त को, श्रृंग ने गर्त को, श्रृंग ने गर्त को, श्रृंग ने गर्त को। अब यहाँ जो पट्टी बनेगी ये डार्क हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ ने गर्त ने गर्त को, श्रृंग ने श्रृंग को, गर्त ने गर्त को, श्रृंग ने श्रृंग को, गर्त ने गर्त को काटा। फिर जाकर के जब पर्दे पर पहुंचेंगी तो यहाँ एक फिर ब्राइट की पट्टी बनेगी। ये एकांतर क्रम में डार्क ब्राइट की पट्टियां बनने लगती हैं बच्चों, और इसी पट्टियों के समूह को हम लोग कहते हैं फ्रिंज, व्यतिकरण की फ्रिंजिंग है इसको। आई बात समझ में? और यही यंग का प्रयोग था बच्चे। फिर यहाँ पे डार्क ने ब्राइट को, डार्क ने ब्राइट, ऐसे ऐसे ये पट्टियां जाकर के पर्दे पर। आई बात समझ में? ये है यंग का एक्सपेरिमेंट। क्या है बच्चों? यंग का एक्सपेरिमेंट। आई बात समझ में? इसको स्टेटमेंट में भाई अभी आपसे पूछा जाएगा कि द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग क्या है। इसको बोर्ड में कई नाम से पूछता है। हाँ, ऐसे में वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग पूछ लिया, या पूछ लिया डबल झिर्रे का प्रयोग क्या है, डबल स्लिट का प्रयोग क्या है, या डबल स्लिट संबंधी यंग का प्रयोग क्या है, इतने सारी बातों का जवाब केवल लिखा है। इसमें क्या लिखेंगे कि व्यतिकरण प्रतिरूप को प्राप्त करने के लिए यंग ने एक प्रयोग किया जिसे द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग कहते हैं। आई बात समझ में? इस प्रयोग में यंग ने 3 पर्दा लिया, L, M, N। सबसे पहले पर्दे L पर एक रेखा छिद्र यस किया तथा पर्दे यम पर 2 रेखा छिद्र S1 और S2 थे। ये रेखा छिद्र S1 और S2 यस से समान दूरियों पर थे, लेकिन यस के सीधे में नहीं थे, यस से कुछ ऊपर तथा नीचे थे। तथा फाइनली लास्ट में जाकर के एक पर्दा कैपिटल N रखा गया। जब रेखा छिद्र यस पर एक वर्णी प्रकाश की स्रोत डाली जाती है तो वहां से आगे जो तरंगिकाएं निकलती हैं वो गोलीय तरंगाग्र के रूप में निकलती है। कैसे निकलती है? गोलीय तरंगाग्र के रूप में निकलती है। और यहाँ से चलने वाली तरंगिकाएं S1 तथा S2 पर पहुंचती है,
अतः S1 तथा S2 से गोलीय तरंगाग्र निकलने लगते हैं। S1 तथा S2 से निकलने वाले गोलीय तरंगाग्रों में श्रृंग और गर्त होते हैं। श्रृंगों को यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट लाइन के द्वारा यानी अविच्छिन्न चाप के द्वारा, अविच्छिन्न मतलब होता है जो कटे ना हो, अविच्छिन्न है वो, ठीक है, और विच्छिन्न मतलब गर्तों को, जिसका मतलब होता है डॉटेड लाइनों के द्वारा, चापों के द्वारा मैंने यहाँ दिखाए गए। अब ये जब श्रृंग श्रृंग को काटती है या गर्त गर्त को काटती है तो वहां मेरे बच्चे प्रकाश का जो आयाम होता है वो आयाम बढ़ जाता है, इससे उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, और ये काटे हुए लोग जब पर्दे पर पहुंचते हैं तो वहां पे एक ब्राइट पट्टी बनती है, आई बात समझ में। और उसके ठीक नीचे जब एक श्रृंग किसी गर्त को काट देती है या कोई गर्त किसी श्रृंग को काट देता है तो वहां आयाम लगभग 0 हो जाता है और वो पर्दे पर पहुंचते तो वहां पे एक डार्क पट्टी बन जाती है, आई बात समझ में। ऐसे एकांतर क्रम में हमको यहाँ पे डार्क और ब्राइट की पट्टियां मिलती रहती हैं, जिसे हम लोग व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। इसका व्यतिकरण फ्रिंज अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगी, वो जो पट्टी वहां बनती है ना, पट्टी, वो पट्टी ऐसे दिखाई देती है, डार्क ब्राइट डार्क, ठीक, ऐसे बना, ठीक है। इन्हीं को हम लोग कह रहे हैं फ्रिंज। क्या कह रहे हैं बच्चों? फ्रिंज। तो ये तो यंग का एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन अभी इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी बातें हैं कि बाय द वे यहाँ पे जो फ्रिंज बन रही है, अभी इसमें सबसे जरूरी बात ये है जो सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग से फ्रिंजें बनती हैं, उस फ्रिंज की चौड़ाई नाप करके यहाँ जो तुम्हें प्रकाश भेजा उसका तरंगदैर्घ्य माप लो। अब ये निकालना है, आई बात समझ में, ठीक है। क्या निकालना है कि यहाँ जो फ्रिंजें बन रही हैं उस फ्रिंज की चौड़ाई नाप करके, फ्रिंज की चौड़ाई नाप करके प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है हमें। चलिए, तो इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक, ये बात समझ में आ गई फिलहाल? क्या हेडिंग, क्या ज्यामितीय व्यवस्था लिखी, फ्रिंज की चौड़ाई नापकर तरंगदैर्घ्य। अगला हेडिंग लीजिए, फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना। प्रकाश तरंगदैर्घ्य की गणना। चलिए अब ध्यान से समझेंगे कि फ्रिंज की जो चौड़ाई अभी पर्दे पर मिली थी उस चौड़ाई को नाप करके हम कैसे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, इसके लिए एक आरेख खींच रहा है, वो मैं खींच रहा हूं, देखो ये पहला पर्दा है और L जिसपे एक रेखा छिद्र था, यस, और इससे कुछ दूरियों पर एक अन्य पर्दा था जिसमें 2 रेखा छिद्र थी, S1 और यस, ठीक, S1 और एंड फाइनली यहाँ पे लास्ट में एक पर्दा था जहाँ पे हमें पर्दे फ्रिंज को प्राप्त करना, ऐसे ही था। समझिए, सबसे पहले मेरे बच्चों देखो, इस रेखा छिद्रों से इस लास्ट वाले पर्दे की दूरी मान लेते हैं कैपिटल डी। क्या मान लेते हैं? कैपिटल डी मान लेते हैं। और अब इस रेखा छिद्र S1 और S2 का लंबार्धक कर दो मेरे बच्चों। क्या कर दो? लंबार्धक, मतलब इस पर एक अभिलंब खींच करके इसको 2 भागों में बांट दो।
ऐसा हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम फ्रिंज की चौड़ाई नाप करके प्रकाश की तरंग जो निकाल सके। आई बात समझ रहे हैं? अब देखो होता क्या है कि यहाँ से कई सारी किरणें निकल करके यहाँ जाकर के इसी पर्दे पर फाइनली अध्यारोपित करती हैं और वहां पे फ्रिंजें बनती हैं। हम किसी एक फ्रिंज को लेकर के बात करेंगे और हमारा उससे काम हो जाएगा। अब ध्यान से समझो बच्चे, यहाँ से एक तरंग चली यहाँ पहुंच रही है, दूसरी तरंग यहाँ से चली यहाँ पहुंच रही है और यहाँ क्या बन जाएगा? एक फ्रिंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रिंज बन जाएगा। और मान लिया ये बिंदु हमारा C है और ये मान लेते P है और ये मान लेते O माना गया। ये C है और ये O। अब ध्यान से देखो, मान लिया O से P की जो दूरी है, O से P की जो वो x मीटर है।